हेलो फ्रेंड्स, एडोरा चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो एंजाइम से रिलेटेड इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने एंजाइम से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट बनाया था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि उस वीडियो के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था एंजाइम से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बातें कि एंजाइम की खोज किसने की थी, सबसे पहले एंजाइम शब्द किसने उपयोग में लिया था, हॉलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। फिर हमने बात की थी प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट्स के बारे में। इसके बाद हमने एंडो एंजाइम, एक्सो एंजाइम के बारे में लास्ट वीडियो में देखा था। इसके बाद हम बात की थी एंजाइम्स के नॉर्मल कल्चर के बारे में, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, जिसके अंदर हमने पहला टॉपिक देख लिया था फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिससे रिलेटेड हमने दो थ्योरीज़ का स्टडी की थी। पहली थी उसके अंदर लॉकेंट की थ्योरी जो कि फिशर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, और दूसरी थ्योरी थी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो कि कोसलैंड के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ तक के स्टडी हमने एंजाइम्स के पार्ट फर्स्ट के अंदर कर लिया था। आज का जो वीडियो है वो एंजाइम से रिलेटेड पार्ट सेकंड है, और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का सेकंड पॉइंट, लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। हिंदी में इसे सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टिंग स्पेसिस मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू अंडरगो ए स्पेसिफिक रिएक्शन। कहने का मतलब ऊर्जा की वह मात्रा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक होती है, ऊर्जा की वह मात्रा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम के द्वारा हम, इस ग्राफ के द्वारा हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक सबस्ट्रेट है CO2 प्लस H2O। इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं H2CO3 के अंदर। तो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक ऊर्जा अवरोध को पार करना होता है जिसे एनर्जी बैरियर कहा जाता है। एनर्जी बैरियर वह अवरोध है जिसको पार करके ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब इस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी बैरियर है, ये जो रेड लाइन दिखाई जा रही है, रेड लाइन एनर्जी बैरियर दिखा रहा है विदाउट एंजाइम कंडीशन में, कि यहाँ पे एंजाइम का अभाव है, जिसके कारण एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। वहीं एंजाइम की उपस्थिति में, जो ब्लू लाइन के द्वारा दिखाया जाए, एंजाइम की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण सबस्ट्रेट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने कहा था कि एंजाइम किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर उपस्थित होकर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है। तो ये वो पॉइंट है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनर्जी बैरियर को आसानी से पार करके कोई सबस्ट्रेट एंजाइम की उपस्थिति में प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा किस कारण होता है? क्योंकि एंजाइम उस बायोमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर उपस्थित होकर एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसके कारण कम एनर्जी की उपस्थिति में भी एंजाइम की उपस्थिति के अंदर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर आसानी से परिवर्तित हो जाता है। तो ये बात की जा रही है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी से संबंधित, और एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने का कार्य करता है। अगली स्लाइड के अंदर हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। कुछ ऐसे कारक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को नेगेटिव इफेक्ट उत्पन्न करने का कार्य करता है। सबसे पहले हम एंजाइम इनहिबिटर्स की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं एन एंजाइम इनहिबिटर्स इज ए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एन एंजाइम एंड डिक्रीज इट्स एक्टिविटी। एक ऐसा कारक एंजाइम प्रतिरोधी कारक कहलाता है जो एंजाइम से जुड़ करके एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की सक्रियता को मंद करने का कार्य करता है। उन्हें एंजाइम निरोधक या एंजाइम मंदक पदार्थ कहा जाता है। ऐसा किस कारण होता है उसे हम समझा सकते हैं कि ये एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ करके सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ जुड़ने में अवरोध उत्पन्न कर देता है, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता। डायग्राम के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, लेकिन कुछ ऐसे कारक वहाँ पर उपस्थित रहे जो इस सबस्ट्रेट को एंजाइम से जुड़ने में बाधा उत्पन्न करे, तो इस कारक को एंजाइम निरोधक कहा जाता है। ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड दूसरा कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। पहले डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं।
जिस तरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के द्वारा जुड़ सकता है, लेकिन एंजाइम की जिस प्रकार की एक्टिव साइट है, सेम शेप का कोई दूसरा पदार्थ वहाँ पे अभिक्रिया में उपस्थित रहे, जिसे हम इनहिबिटर कहेंगे। ये इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ करके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देता है, जिसके कारण इस एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकता और एंजाइम के द्वारा सबस्ट्रेट के जुड़ने के अभाव के कारण एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होता और रिएक्शन संपन्न नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए कंपटीशन करते हैं, इस वजह से इन इनहिबिटर्स को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहा जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा करके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को कम किया जा सकता है। हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो इनहिबिटर्स के बजाय सबस्ट्रेट आसानी से एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा और रिएक्शन में भाग लेगा। वहीं दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं कि ये एंजाइम और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने में असफल रहता है और इसका कारण होता है वहाँ पर उपस्थित कोई ऐसा कारक जो प्रतिरोधी प्रभाव उत्पन्न करता हो, जिसे इनहिबिटर्स कहते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोसेस के दौरान इनहिबिटर्स एंजाइम के एक्टिव साइट से नहीं जुड़ता, बल्कि एंजाइम के किसी अन्य स्थान पर जुड़कर एंजाइम को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स निर्माण करने में बाधा उत्पन्न कर देता है। यह मुख्यतः एंजाइमेटिक एक्टिविटी को प्रभावित करता है या फिर एंजाइम पर पाए जाने वाले एक्टिव साइट को परिवर्तित करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने में बाधा उत्पन्न करता है, जिसके कारण रिएक्शन संपन्न नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट इनहिबिटर आपस में एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए कंपटीशन नहीं दर्शाते, इस कारण इस प्रोसेस को नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस के अंदर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा करके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोसेस की बाधा को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट के अंदर हमने बात की है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, कि अभी हमने जैसे देखा था कि अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी के दौरान इनहिबिटर्स उपस्थित रहे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स उपस्थित रहे, तो इस अवस्था में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा करके हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी की रेट को बढ़ा सकते हैं। वहीं जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रकार के इनहिबिटर वहाँ पे प्रेजेंट हो तो ऐसी अवस्था में एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा के हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी की रेट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें कि ये दोनों ही कंडीशन एक सीमित सीमा तक ही अपना प्रभाव उत्पन्न करेगी। एक सीमित सीमा के पश्चात सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी की रेट डिक्रीज होने लगेगी। वहीं एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन को बढ़ाने के बाद में भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की रेट डिक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं एंजाइम ऑप्टिमा के बारे में। एंजाइम ऑप्टिमा, इससे हम क्या समझते हैं? हमने पहले ही एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस किया था कि एंजाइम टेम्परेचर के प्रति स्पेसिफिक नेचर शो करता है, तापक्रम के प्रति प्रभाविता उत्पन्न करता है। अगर हम बेस्ट टेम्परेचर रेंज की बात करें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक एंजाइम सामान्य अवस्था में अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं। 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम तापक्रम पर तथा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से अधिक तापक्रम के ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रभावित होने लगती है। यहाँ पे एक टर्म Q10 वैल्यू, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। Q10 वैल्यू से हम क्या समझते हैं? डेफिनेशन देखते हैं। द Q10 temperature coefficient is a measure of the rate of change of a biological or chemical system as a consequence of increasing the temperature by 10 degree centigrade। कहने का मतलब ये है कि Q10 वैल्यू एक ऐसी वैल्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है जहाँ पर उस बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ने पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उस प्रभाव को Q10 वैल्यू कहा जाता है। और एंजाइम के सेंस में Q10 वैल्यू का मान 2 होता है। कहने का मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बढ़ने पर एंजाइम के कार्य करने की सक्रियता दुगुनी हो जाती है, लेकिन ऐसा भी केवल एक निश्चित तापक्रम की परास तक ही संपन्न होता है। 40 अथवा 45 डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात उच्च ताप पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है।
और लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं पीएच के बारे में। तो हमने देखा था कि मोस्टली स्पेसिफिक पीएच रेंज के ऊपर ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी संपन्न होती है और यह पीएच परास 5 से 9 पीएच तक होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम भी है जो 5 पीएच से कम पीएच के ऊपर और 9 से अधिक पीएच के ऊपर भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी दर्शाते हैं। तो फ्रेंड, इन 2 वीडियो के अंदर हमने एंजाइम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।